हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube जी आई टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से आपको लेकर के आ गए हैं कि अनसॉल्व लेकर के आए हैं 2022 सेट फर्स्ट का। फिजिक्स का मैंने करा दिया था आपको, भौतिक विज्ञान का पोर्शन मैंने पूरा करा दिया था। आज हम जीव विज्ञान का लेकर के आए हैं। खंड गा जो होता है, तीन मैंने बताया था, तीन पार्ट होते हैं साइंस में आपके। एक होगा भौतिक विज्ञान, एक होगा रसायन विज्ञान और एक होगा आपके पास में जीव विज्ञान। तो मैंने भौतिक विज्ञान का करा दिया, पूरा एक पार्ट करा दिया था। अब ये खंड गा वाला जो है ये जीव विज्ञान का पार्ट है। ये वाला पार्ट मैं आज आपको कराऊंगा और कल आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का पार्ट। तीनों पार्ट हो जाएंगे, सेट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, आपके सातों सेट में करा दूंगा आकर के। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे सभी लोग हमारे साथ में, सभी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे और आज हम आपको जीव विज्ञान का सेट कराने वाले हैं। अब आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सेट सभी के पास में होगा, ओपन करके बैठ जाइए। खंडगा जीव विज्ञान खोल लीजिएगा और वहां पे लिखा है, देखो लिखा होगा आपके पास में, पहले ही आप दिया गया है 9 का वाला पार्ट। 9 का पार्ट दिया गया है आपको। 9 के का पार्ट में देखिएगा आपका 9 का स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका जीव विज्ञान का स्टार्ट है। यहाँ लिखा है कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। यह है क्वेश्चन आपके पास में कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, वह हमारे पास में अपचयी अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अपचयी अभिक्रियाएं। ऑप्शन आपके पास में देखो लिखा होगा अपचयी अभिक्रियाएं। ये ऑप्शन होगा आपके पास में, आप इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, फिर खा वाले की बात कर लेते हैं। खा वाले में लिखा है, देखो का और खा। चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? चर्मदाह का मतलब होता है चमड़ी से रिलेटेड जो भी आपके रोग हैं, और पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन में आपके पास में होगा विटामिन B3। विटामिन B3, ये देखो आपके पास में लिखा होगा विटामिन B3। ठीक है, आपको विटामिन A, B, C, D, B1, B2, B3 और B12 ये सारी विटामिन आपको आनी चाहिए, और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो श्वसन देखा होगा आपने, रक्काणु वगैरह आप बनाते होंगे, ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है हमारे पास में। तो जो गा वाला पार्ट है उसमें देखो ऑप्शन होगा श्वसन। श्वसन होगा ऑप्शन, उस श्वसन में आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो अब घा की बात करते हैं। जब भी लॉन्ग आंसर आएगा तो इसमें हम आपको बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, आप लोग घबराएंगे नहीं। अभी आप कम समय पे जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना कर लीजिए। पूरा सॉल्व अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, सातों सेट सॉल्व कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना है। फिर कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज के रूप में, ये आपको टिक कर लेना है कि सुक्रोज के रूप में होता है आपके पास में। अब देखो आपके पास में 10 का वाला क्वेश्चन, ये 9 के सारे पार्ट हो गए आपके पास में। अब 10 का वाला पार्ट तुमको बताना है। ठीक, 10 के का पार्ट में देखो क्या कह रहा है तुमसे। 10 का पार्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। 1 नंबर का आपको बताना है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और 1 नंबर में आपको बताना है कि वह किसका पाचन करता है। 2 नंबर का सवाल कितना इजी सवाल पूछा है तुमसे। कौन कौन इसको बता सकता है? बताओ कौन कौन इसको बता सकता है किसी के पास दम बताने के लिए? सभी लोग बता सकते हो। कौन सर हम बता सकते हैं? कौन कौन बता सकता है इसको? तो लार में कौन सा, हम पूरा बताओ, लिख करके बताएं या ऐसे समझा दें? लिख करके बता देते हैं, ठीक है तुम लोगों को। तो लार में टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक, क्या लिखोगे कि लार में, ऐसे लिखोगे पूरा, लार में टायलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन या एमाइलेज
ठीक है, सभी लोग लिखेंगे एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एंजाइम पाया जाता है, पाया जाता है। थोड़ा लिख लिख करके बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पाया जाता है, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। आगे क्या लिखोगे? यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। यहाँ पे लिखोगे कि यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है, स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। और आपके पास में फिर लिखोगे कि यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। फिर लिखोगे कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसी में जितना लिखना है तुमको, 2-2 नंबर का है ना, तो थोड़ा बहुत तो लिखने पड़ेगा कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम, इसी के आगे लिखोगे कि लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम, लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्या लिखेंगे आगे? कि उपस्थिति में मंड या स्टार्च, आगे लिखना है तुम्हें, मंड या स्टार्च माल्टोस शर्करा में बदल जाता है, माल्टोस शर्करा में बदल जाता है। क्या लिखेंगे? माल्टोस शर्करा में बदल जाता है, बदल जाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कि लार जो तुमसे पूछा था कि लार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये किसका पाचन करता है। तो लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। ये था तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी ने नोट कर लिया है क्वेश्चन को, ठीक। अब आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो 10 के खा में दिया गया है। 10 का खा वाला देखो दिया गया है तुम्हें। उसने पूछा है कि परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। किसका पूछ लिया उसने? कह रहा है कि परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि परागकण की 2 चित्र होते हैं, एक तो बाह्य संरचना होती है और एक आंतरिक संरचना होती है। तो दोनों फिगर आपको बना देने हैं, ठीक है। तो हम बना दे रहे हैं दोनों फिगर। एक तो तुमको बाह्य संरचना बनानी है, ये वाली बाह्य संरचना हमारे पास में होती है परागकण की। कुछ ऐसे इसमें कांटे टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे कांटे टाइप के पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये सभी लोग बना लेंगे। और बाहर कुछ ऐसे ऐसे कांटे टाइप के पाए जाते हैं, ये इनको हम कांटे बोलते हैं, ठीक। ये है बाह्य संरचना, इनको हम कांटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांटे बोलते हैं, ठीक है। यह है इसकी बाहरी संरचना, इसको हम क्या बोलेंगे? इस ए वाले फिगर को बाहरी संरचना बोलेंगे, बाहरी संरचना। यह है हमारे पास में बाहरी संरचना। एक दूसरा फिगर हम आपको बनाए दे रहे हैं, वो भी आपको समझना है इसकी आंतरिक संरचना को, कि इसकी आंतरिक संरचना आखिर कैसे होती है हमारे पास में। कुछ ऐसे बनाना होगा तुमको, इसकी आंतरिक संरचना को कुछ ऐसे बना करके ऐसे ले आना है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे बना देना है, ठीक है। अब यहां से तुमको ऐसे बनाना है, बस यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ जहाँ अंदर ले गए इसको उभार कर देना है, फिर ऐसे घुमा के लाना है, और फिर यहाँ जहाँ अंदर किया वहां पर तुम्हें उभार बना देना है, ठीक है। इसको बाहर की तरफ ऐसे ले आना है, फिर ऐसे घुमा देना है, फिर जहाँ अंदर किया इसको उभार कर देना, ठीक है। ऐसे ऐसे बना देना, ठीक। ये इसकी आंतरिक संरचना होती है। इसमें हमारे पास में बीच में जो जो चीज होती है वो आपको लिख देना है। इसको हम जनन केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम जनन केंद्रक कहते हैं इसको। ये हमारे पास में होता है जनन केंद्रक, ठीक है। ये हमारे पास में जनन केंद्रक होता है, इसको ऐसे ऐसे कांटे टाइप के लगा दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसको हम जनन केंद्रक बोलते हैं।
ये हमारे पास जो ऊपर होता है इसको हम बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल। ठीक, ये बाह्य चोल हमारे पास में है। और एक हमारे पास में ये आता है, इसको हम बोलते हैं अंतः चोल। क्या बोलेंगे? इसको हम अंतः चोल बोलते हैं आकर के। और एक हमारे पास में होता है वर्धी केंद्रक, यहाँ पर होता है, इसको नाम दे देते हैं हम वर्धी केंद्रक। इसको हम बोलते हैं वर्धी केंद्रक। ये है आपके पास में आंतरिक संरचना। ये बी वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना। ठीक, ये हो गया आपके पास में किस चीज का? परागकण का नामांकित चित्रण। आप बताओ, देखो सभी को दिख रहा है साफ? ये था आपके पास में परागकण का आंतरिक संरचना और ये बाहरी संरचना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए, वो मैंने आपको बना करके दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है गा वाले पार्ट में, दिख रहा है सभी को ना? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो ठीक है, दिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे तो थोड़ा तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है, 10 का गा, यहाँ पे लिखते हैं 10 का गा। उसने पुनरुद्ध भवन पूछा है। क्या पूछ लिया? कि पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन। अभी देखो, पहले हेडिंग लगाना है तुमको, बढ़िया प्यारी सी हेडिंग। क्या लगा लोगे? पुनरुद्ध भवन। ठीक है, किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। आगे बात समझ में? किसी जंतु के, क्या लिखोगे? किसी जंतु के, किसी जंतु के कटे हुए भाग से, कटे हुए भाग से, मैंने क्या बताया? कि किसी जंतु के, किसी जंतु के किसी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति, किसी जंतु के कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति, नए जंतु की उत्पत्ति पुनरुद्ध भवन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुनरुद्ध भवन कहलाती है। पुनरुद्ध भवन कहलाती है। पुनरुद्ध भवन बोलो या पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन कहलाती है। ठीक है, इसके कोई दो एग्जाम्पल तुमको देते हैं। जैसे प्लूनेरिया का नाम सुना होगा, प्लूनेरिया। हाइड्रा का नाम सुना होगा, प्लूनेरिया और हाइड्रा। आगे क्योंकि दो ही हमसे पूछे थे तो हम दो ही बता देते हैं। ये आज हमारे पास में हो गया। बताओ किस किस को समझ में आ गया हमारे पास में कि पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो पुनरुद्ध भवन में आप लोग क्या लिखेंगे? कि किसी जंतु के कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति पुनरुद्ध भवन कहलाती है। ठीक है, अब इसके कोई दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एक हाइड्रा बताया मैंने और एक प्लूनेरिया बताया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसी में, कह रहा है कि 11 का का। अगला क्वेश्चन आपके पास में है खंड 11 का वाला। देखते हैं 11 की का में क्या कह रहा है हमसे, थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे लिखने में थोड़ा, हाँ लिखना तो पड़ता ही है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एक संकर संकरण, पहले हेडिंग लगा देना है तुम लोगों को। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और फिर हमको द्विसंकर संकरण समझाना है। पहले तो तुमको एक संकर संकरण बताना है क्या होता है। तो पहले सुनो मेरी बात कि एक संकर संकरण क्या होता है। एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक लक्षण, फिर से मेरी बात को सुनो, एकाकी लक्षणों के, अच्छा चलो लिख देते हैं, एकाकी लक्षणों के, दिख रहा है यहां तक, एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक, तुलनात्मक दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को यहां तक, तुलनात्मक, हाँ ठीक दिख रहा है, वेरी गुड। क्या मैंने बोला कि एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक लक्षण प्रारूपों की वंशागति के, तुलनात्मक लक्षण प्रारूपों की वंशागति के, की वंशागति के, ठीक लिखते रहना साथ में, जब साथ में लिखोगे तभी मजा आएगा। अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए, वंशागति के अध्ययन हेतु क्या लिखेंगे? अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को, किए गए प्रयोगों को
किए गए प्रयोगों को एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक लक्षण प्रारूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण कहते हैं। अभी इसको हम आगे तुमको एक क्वेश्चन पूछा गया वहां पे समझा देंगे पूरा कि कैसे होता है। एक क्रॉस वाला हमसे क्वेश्चन एक क्रॉस वाला पूछा है, हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसके लिए मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और बौने पौधों का चयन किया था, ठीक। इसी में लिख देना इसके लिए मेंडल ने शुद्ध लंबे अथवा बौने पौधे, ठीक है। इसके लिए मेंडल ने शुद्ध लंबे अथवा बौने पादपों का अध्ययन किया था, अथवा बौने पौधे के पादपों का अध्ययन किया था, ठीक है। ये तुमको लिख देना है, अध्ययन किया था। ये तो बात हो गई एक संकर की। अब इसी में तुमको हेडिंग लगा के लिखना है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, ठीक है। ये एक संकर संकरण था कि एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक लक्षण प्रारूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने शुद्ध लंबे अथवा बौने पौधे के पादपों का अध्ययन किया था। दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। अब बात आती है द्विसंकर संकरण की। तो द्विसंकर संकरण में मेंडल ने इसके बाद में द्विसंकर संकरण किया था। अभी इसको हम तुमको बाई फिगर समझाएंगे। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है एक संकर क्रॉस में, तो वहां पे हम आपको समझा देंगे, ठीक है। मेंडल ने बाद में एक ही समय पर दो जोड़ी लक्षणों के स्थानांतरण तथा पृथक्करण के प्रयोगों का व्यवहारिक अध्ययन किया, जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मेंडल ने बाद में, लिख लो यहाँ पे कि मेंडल ने बाद में, ठीक है। सभी लोग साथ साथ में लिखते रहोगे तो बढ़िया सा नोट्स तुम्हारा बन जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा। एक ही समय पर मेंडल ने बाद में एक ही समय पर पृथक्करण, कौन सा हम बात करें, पृथक्करण, एक ही समय पर दो जोड़ी लक्षणों के, हाँ, एक ही समय पर दो जोड़ी लक्षणों, दो जोड़ी, कितने जोड़ी, दो जोड़ी। अभी एक संकर कराया था तो एक जोड़ी की बात होती थी, यहां पर मेंडल ने दो जोड़ी का प्रयोग किया था, ठीक है। तो दो जोड़ी लक्षणों के स्थानांतरण, दो जोड़ी लक्षणों के स्थानांतरण तथा पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण। क्योंकि तुमको पता है कि मेंडल के तीन नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये पढ़े ना, तो वहां पे यही चीज तुमको समझनी है। पृथक्करण के प्रयोगों का व्यावहारिक अध्ययन किया, पृथक्करण प्रयोगों का व्यावहारिक अध्ययन किया। क्या लिखेंगे फिर, व्यावहारिक अध्ययन किया। अब जब व्यवहारिक अध्ययन किया तो इसे हम क्या बोलेंगे आकर के, ठीक है, जिसे द्विसंकरण कहते हैं। व्यवहारिक अध्ययन किया जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। बायो में थोड़ा देखो लिखने ही वाला पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें समझाने वाली बात जहां पर आएगी वहां पर हम आपको समझा देंगे। इसमें सबसे ज्यादा काम तुमको लिखंत विद्या पर करना है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब बताओ, अब तुमको समझ में आ गया होगा कि एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होते हैं। तो एक संकर संकरण एकाकी लक्षणों के तुलनात्मक लक्षण प्रारूपों की वंशागति के अध्ययन हेतु किए गए प्रयोगों को एक संकर संकरण कहते हैं। इसके लिए मेंडल ने शुद्ध लंबे अथवा बौने पौधे के पादपों का अध्ययन किया था। द्विसंकर संकरण की बात आती है तो मेंडल ने बाद में एक ही समय पर दो जोड़ी लक्षणों के स्थानांतर तथा पृथक्करण प्रयोगों का व्यावहारिक अध्ययन किया, जिसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जहां पर गोल बीज झिर्री वाले बने थे तुम्हारे पास में, ठीक। इसी के अथवा में देखो एक क्वेश्चन है, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन आपके पास में होगा कि लिंग सहलग्न रोग क्या है, ठीक। क्वेश्चन आपके पास में है कि लिंग सहलग्न रोग क्या है।
लिंग सहलग्न रोग, और किन्हीं 2 रोगों के नाम तुमको बताने हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको सिर्फ सुनो और लिख लो। इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको सिर्फ सुनो और लिख लो अपने पास में। ठीक, फिर अभी मेंडल का हम समझा देंगे तुमको। तो लिंग सहलग्न रोग की बात करें तो लिख लो सभी लोग, लिखो कि लिंग सहलग्न रोग, लिखो सभी लोग, लिंग सहलग्न रोग शरीर के तरल द्वारा, क्या लिखना है तुम्हें, लिंग सहलग्न रोग शरीर के तरल द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचारित होते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर से समझ लो कि लिंग सहलग्न रोग शरीर के तरल द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचारित होते हैं। फिर आगे लिखना है, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना अधिक होती है। ठीक, जैसे इनमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा एड्स सम्मिलित है। इतनी बात थी तुम्हारे पास में लिंग सहलग्न रोग की। ये था तुम्हारे पास में लिंग सहलग्न रोग। फिर से एक बार सुन लो कि लिंग सहलग्न रोग शरीर के तरल द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचारित होते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना अधिक होती है, जैसे इनमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा एड्स सम्मिलित हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या कह रहा है? 11 का हो गया, हाँ, खा भी हो गया। फिर बात कर रहा है कि दोहरा संचरण। ठीक है, काहे की बात कर रहा है कि दोहरे संचरण को बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला आपके पास में है कि खा वाला 11 का खा। अब हम बात करते हैं 11 के खा पे। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे, तुमको लिखना है क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लगता है। दोहरा संचरण, दोहरा संचरण, ये सारी गतिविधियां आपके हृदय में होती हैं। दोहरे संचरण की हृदय में होती है कि नहीं होती है? बोला है क्वेश्चन ने कि दोहरा संचरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, तुमको पता है कि एक साइड में दाया अलिंद होता है, एक साइड में बाया अलिंद होता है। तो जिधर दाया अलिंद होता है उधर दाया निलय रहता है, और जिधर बाया अलिंद रहता है उधर बाया निलय रहता है। ठीक है, तो बाएं अलिंद में आक्सीकृत रुधिर होता है और दाएं अलिंद में अनाक्सीकृत रुधिर होता है। जो दाया निलय होता है हमारे पास में वो आक्सीकृत रुधिर शरीर के अंगों में पहुंचाता है, और जो हमारे पास में दाया निलय रहता है, दाया निलय जो रहता है वो अनाक्सीकृत रुधिर हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है आकर के। यही हमारे पास में दोहरा संचरण है। अब थोड़ा समझ लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझना है कि दोहरा संचरण क्या है। मनुष्य में, सुनो, दोहरे संचरण की बात हम बता रहे हैं कि मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है। मैंने क्या कहा, फिर से सुन लो एक बात को, कि मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक, आगे क्या है कि हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाया आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाया अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बाया निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरण होता है। अब बात आ जाती है मनुष्य में दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों मनुष्य को दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता होती है? कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का विभाजन शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है
मनुष्य को उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए दोहरा परिसंचरण बहुत लाभदायक रहता है तुम्हारे पास में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि एक साइड में हमारे पास में दायां अलिंद रहता है, बात करें तो इसे कोष्टक में बांट देते हैं। ठीक है, अभी दोहरे संचरण को बात समझ जाओगे। ये हमारे पास में कोष्टक है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, दायां अलिंद है। और एक हमारे पास में यहाँ पर आएगा दायां निलय। क्या आता है, दायां निलय। ठीक है, यहाँ पर बायां अलिंद आएगा, बायां अलिंद, और यहाँ पर आता है बायां निलय। क्या आएगा, बायां निलय। ठीक, ये तुम्हारे पास में होगा। बस चीज क्या होती है, दाएं जो हमारे पास में दायां अलिंद होता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाते हैं और बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में आक्सीकृत रुधिर होता है, आक्सीकृत रुधिर वो पहले आता है दाएं अलिंद में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में आक्सीकृत रुधिर, आक्सीकृत, इसको हम ऐसे बोल देते हैं आक्सीकृत रुधिर जो हमारे पास में होगा वो कहाँ आता है, पहले दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, दाएं आलिंद से फिर दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से हो करके ये अनाक्सीकृत रुधिर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होगा, अनाक्सीकृत रुधिर, अनाक्सीकृत रुधिर, यहां हम लिख देंगे इसको अनाक्सीकृत रुधिर। ठीक है, आक्सीकृत रुधिर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्रिया शरीर के अंग में होती है। कहाँ होती है, शरीर के अंग में। ये क्रिया हमारे पास में कहाँ होगी, शरीर के अंग में होती है। अब बात आती है आक्सीकृत रुधिर, तो आक्सीकृत रुधिर हमारा बायां अलिंद में आएगा। यहाँ पर आक्सीकृत रुधिर आएगा, आक्सीकृत रुधिर यहाँ से, अब यहाँ से निकल करके हमारे पास में अनाक्सीकृत रुधिर पहुंचता है। इसको हम बोलते हैं अनाक्सीकृत, अनाक्सीकृत रुधिर। ये आपका है स्ट्रक्चर। ऐसे अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर इसके बीच की कहानी जो होती है वो फेफड़ों की होती है। एक बार फेफड़ों में आता है, एक बार शरीर के अंग में आता है। इसी को हम बोलते हैं दोहरा संचरण। और मनुष्य को इस दोहरे संचरण की आवश्यकता है, क्योंकि हमको सांस लेने में लाभदायक मिलती है, इसीलिए मनुष्य को दोहरे संचरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो भैया परिवार नियोजन सभी लोग लिख लोगे, हम तुमको बोले दे रहे हैं कि परिवार नियोजन कैसे क्या आपको लिखना है। पहली चीज, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन करना है आपको। तो पहले आपको समझाना है कि परिवार नियोजन से हम समझते क्या है। तो परिवार नियोजन हेडिंग डालोगे, ठीक है, और लिखोगे इसमें कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की क्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। फिर से एक बार में समझो कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की प्रक्रिया उपायों में परिवार नियोजन की विधियां महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन की विधियां निम्नलिखित हैं। इसी में तुमसे कहा था कि परिवार नियोजन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। अब परिवार नियोजन की विधियां डालोगे हेडिंग, और सबसे पहले अस्थायी विधियां। सबसे पहले अस्थायी विधियां। देखो विधियां तो बहुत होती हैं, अस्थायी विधियां होती तुम्हारे पास में, स्थायी विधियां होती तुम्हारे पास में, अन्य विधियां होती जैसे हम टीकाकरण का काम कर ले, विवाह योग्य आयु हो जानी चाहिए, वो भी विधियां होती, बहुत सारी विधियां होती परिवार नियोजन के लिए। तो सबसे पहले अस्थायी विधियां हेडिंग डालोगे और उसमें पहली बात लिखोगे कि सुरक्षित काल में संपर्क। ये हेडिंग रहेगी तुम्हारे पास में, सुरक्षित काल में संपर्क। अब इसमें लिखना क्या है तुमको कि मासिक धर्म से एक सप्ताह पूर्व व एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। इस काल में लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर गर्भाधारण की संभावना कम रहती है, परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात तुमको लिखना है धैर्य, हेडिंग डालना है, ठीक है।
असुरक्षित काल में आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। जो लोग आप लोग देखे नहीं कि आपा खो बैठे, ठीक है, तो वो आपा नहीं खोना है तुम लोगों को, ठीक, अपने आप में धैर्य बनाए रखना है। तीसरी बात आती है लूप की। लूप की मतलब होती है कि स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भ धारण करने से अपना बचाव कर सकती हैं, ठीक है, काहे कोई बचाव करेगा। डी नंबर आता है निरोध, ठीक है, कि निरोध का प्रयोग पुरुष तथा स्त्री में किसी एक द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग में गर्भ धारण होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला है गर्भ निरोधक गोलियां या गर्भ समापन, ठीक है, हेरिंग डाल करके अपने आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद में दूसरी विधि आती है स्थायी विधियां। स्थायी विधियों की बात करें तो स्त्री का नसबंदी करवा देना, ठीक, स्त्री में अंड नलिका के ऑपरेशन के बाद गर्भाधारण नहीं हो सकता है। यह विधि स्थायी होती है। यह कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जा सकता है। उसके बाद में आता है कि पुरुष का नसबंदी ऑपरेशन। पुरुष में शुक्र नलिका के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर हो जाती है, और ये भी जब बच्चे हो जाए तभी कराना चाहिए, ठीक है। एक दो बच्चे हो जाने दो, पता लगा पहले ही नसबंदी करा लिए तो बाद में बच्चे भी ना हो, ठीक है, फिर पड़ोसी बच्चे होंगे, ठीक, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। फिर उनके ही जीन, उनके ही फिनोटाइप, उनके ही जीनोटाइप मिलेंगे आकर के। तुम चिल्लाना कि घर में हमारी औलाद हमारे पे नहीं गई, वो तो पड़ोसी पे चली गई, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास में। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि पुमंग तथा जायांग में अंतर बताइए क्या होता है। तो सुनो मेरी बात को सुनो, पुमंग और जायांग, एक तरफ हेडिंग लगाओ पुमंग और एक तरफ हेडिंग लगाओ जायांग। एक तरफ हेडिंग क्या लगानी है तुम्हें, पुमंग, और एक तरफ हेडिंग लगानी है आपको जायांग। अब देखो ये पुमंग और जायांग जो होते हैं ये पुष्प के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं, एक पुष्प के भाग होते हैं। थोड़ी सी बात अगर हम तुमको समझाना चाहें, ठीक है, तो समझना। देखो पुमंग, एक बात आती है पुमंग की और एक बात आती है जायांग की। हमेशा याद रखना कि इसमें कौन कौन मादा होता है, ठीक है। तो पुमंग, पु मतलब पुरुष होता है, तो ये पुरुष हो गया, पुरुष का मतलब ये नर हो गया। कैसा होगा ये आपके पास में नर, और जायांग जब एक पुरुष हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा। यही होता है पुमंग और जायांग। ये एक पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। पुष्पों में भी निषेचन की क्रिया होती है, ये मत समझना कि पुष्पों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो हम तुमको अगर समझाना चाहें थोड़ा सा तो समझना मेरी बात को, ऐसे हम तुमको हल्के में समझा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात को समझ लेना, ठीक। इसको हम बोलते हैं व्रंत, क्या कहते हैं, व्रंत कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास में पुष्पासन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन, इसको हम पुष्पासन बोलते हैं। अब यहां से एक तुमको थोड़ा अजीबोगरीब ऐसे बना लेना, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना लेना है, ठीक। अब यहाँ से बहुत सारे हमारे पास में छोटे छोटे कण निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे निकलते हैं, लगे रहते हैं हमारे पास पौधों में, ऐसे तुमको याद रखना। अभी पुमंग और ये सब समझ जाओगे पूरी बात को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये मैंने पुष्पासन आपको बता दिया, ये कली होती है, ठीक है, ये कली होती है जिसको हम बाह्य चोला बोलते हैं, ठीक है, बाह्य परत जो कली के ऊपर, फूल के ऊपर लगी रहती है। ये हमारे पास में पुंकेसर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पराग कण पाए जाते हैं, परागण, जिसको हम परागण बोलते हैं, और पराग कण बोलते हैं, ठीक है, पराग कण, और इसको हम पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोश, ये पराग कोश होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास में आ जाता है ओरी। ओरी का मतलब इतना जो भाग होता है हमारे पास में, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय। और ये इसके ऊपर वाली बात ये आ जाती है वर्तिका, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। और ये जो बात होती है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र बोला जाता है। अब देखो जितना ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये सब पुमंग होता है, इसको हम पुरुष वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जितना पार्ट होता है, इतना ये जितना तुमको दिख रहा है, ये सब एक तुम्हारे पास में जायांग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, जायांग का। मतलब एक पौधे में नर भी है और एक पौधे में हमारे पास में जायांग है, तो इसीलिए इसको हम द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, ठीक। तो इतनी कहानी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस
किसको हम पुमंग बोलते हैं, किसको हम जायांग बोलते हैं। अब होता क्या है, जब हवा वगैरह चलती है या कोई भंवरा वगैरह होता है तो इसके पराग कोष पर बैठता है, इसके पंख में ये पराग कण चिपक जाते हैं और ये उठ करके इसके वर्तिकाग्र में बैठ जाता है करके यहाँ पे, ठीक है। जब ये वर्तिकाग्र पर बैठता है आकर के, कहाँ पर बैठता है, वर्तिकाग्र पर। जब इस वर्तिकाग्र पर बैठेगा आकर के तो ये जो वर्तिकाग्र है इसमें लसलसा लिबलिबा टाइप का पदार्थ होता है। इस लिबलिबे टाइप पदार्थ में बैठेगा तो यहाँ पर इसके जो होंगे पराग कण वो इसमें चिपक जाते हैं। अब इसमें चिपकने के बाद में ये वाले अंदर आते हैं दो कण, कितने आते हैं, दो। इसमें इतनी ही जगह होती है कि दो ही पराग कण आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जायांग अंडाशय में 3 अंडाशय होते हैं, कितने होते हैं, 3 अंडाशय होते हैं, ठीक। तो इन 3 अंडाशय में एक ये पराग कोष एक इस अंडाशय से क्रिया करके बना लेता है युग्मज। क्या बना लेता है, युग्मनज बना लेता है। और वही युग्मनज बदल जाता है बाद में किसमें, भ्रूण में। काहे में बदलेगा, भ्रूण में बदलता है। 3 बातें होती हैं, पहली बात होती है युग्मज, युग्मज, और दूसरी बात होती है युग्मनज, युग्मनज, और तीसरी बात आपके पास में होती है भ्रूण, ठीक। तो युग्मज किसको बोलते हैं, जब हमारे पास में एक पुमंग और एक जायांग दोनों अलग अलग हैं अभी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं युग्मज। वैसे भी एक लेडीज एक जेंट्स होना चाहिए तभी युग्मज बनेगा। उसके बाद में युग्मनज कब बनता है, जब इसके परागकोष इस पर आ जाते हैं, ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे भ्रूण की अवस्था में बदलते रहते हैं और भ्रूण के बाद में तुमको एक प्यारा सा फल मिल जाता है, ठीक है, प्यारा सा नन्हा सा फल मिल जाता है तुमको। तो उसी को तुम बोल देते हो। अच्छा, ये नहीं पूछते हो कि बाकी केसर क्या होते हैं, तो 2 अंडाशय और एक तुम्हारे पास में ये परागकोष मिल करके भ्रूण कोष बना लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कोष, इसको हम भ्रूण कोष बोलते हैं। और यही भ्रूण कोष इस भ्रूण को खाने मतलब भोजन का काम करता है। काहे का काम करेगा, भोजन का काम करता है। तो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि पुमंग और जायांग क्या होता है हमारे पास में, ठीक। अगर अब तुमको अंतर लिखना हो तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, बताओ। तो पुमंग और जायांग हेडिंग डाल लो, हम बताते हैं तुम्हें कैसे लिखना है, ठीक। एक तरफ पुमंग डालो, एक तरफ जायांग डालो। पुमंग में आपको लिखना है कि यह पुमंग, पु मतलब पुरुष मतलब नर होगा, तो यह नर जनन अंग है। क्या है, नर जनन अंग है। वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अभी मैंने बताया तुमको कि यहाँ से लेकर के पूरा भाग पुंकेसर है, इसी को हम पुमंग बोलते हैं, ठीक है। तो यह नर जनन अंग है, इसकी प्रत्येक इकाई को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। आगे तुमसे जायांग में लिखना है कि यह माता जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं। ये जो अंडाशय मैंने बताया था इसको अंडप कहते हैं। और फिर इधर साइड में तुमको लिखना है पुमंग में कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराग कोष कहलाता है। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग पराग कोष कहलाता है, जिसमें नर युग्मक का पराग कण बनते हैं। इसमें नर युग्मक पराग कण बनते हैं। अभी मैंने तुमको समझाया ना, इसमें नर युग्मक क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। और अंडप, अब जायांग में तुमको लिखना है अंडप का निचला हुआ जो भाग है तुम्हारे पास में अंडाशय कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड उपस्थित रहता है। इसमें 3 बीजांड उपस्थित रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से पराग कण कितने आते हैं, 2। एक तो एक के साथ में क्रिया कर लेता है, युग्मनज बना लेता है जो भ्रूण का विकास करता है। बाकी के जो बचे 2, ठीक, अंडाशय और बचा एक हमारे पास में पराग कण, ये मिल करके भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं जो भोजन का काम कराते हैं, ठीक। बीजांड में मादा युग्मक का अंड बना देता है। आगे बात समझ में, यही तुमको समझाना था, मैंने तुमको विद फिगर से समझा दिया है इसको, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो इसी में लिखा एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त जीन रूप तथा लक्षण रूप। बहुत ही आसान है, देखना कितनी आसानी से मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक। समझो मेरी बात को, एक संकर क्रॉस में तुमको करा रहा हूं। ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? अगर ये समझ में आ गई है तो आगे बढ़ जाओ। अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास में बचता है, उसको समझ लो। बहुत ही आसान है कि मेंडल ने कैसे पृथक्करण का नियम दिया था। पहली चीज तुमको पता है कि मेंडल ने 7 जोड़ी लिए थे। कितने? 7 जोड़ी, ठीक है। वो एक समय पर एक ही प्रयोग करते थे, ठीक। 7 जोड़ी कहने का मतलब है कि 7 दूनी 14 प्रैक्टिकल उन्होंने किए थे मेंडल ने, ठीक है। कि अगर
एक बौना ले लेते थे तो एक लंबा, कलर चेंज, एक का अगर पीला तो दूसरे का लाल, एक का सफेद तो दूसरे का नारंगी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 7 प्रैक्टिकल किए थे। जोड़ी, कोई भी प्रैक्टिकल जोड़ी पर किया जाता था तो दोनों के लक्षण प्रारूप उनको मिलते थे। एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप, ये दोनों तुमको समझाते हैं, ठीक है। तो एक संकर क्रॉस समझो क्या है हमारे पास में, जो एक संकर क्रॉस है, इस बात को समझना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देंगे। आज के बाद तुम कभी भूलोगे नहीं कि एक संकर क्रॉस मेंडल ने कैसे किया था। मेंडल ने प्रयोग किया, एक जगह उन्होंने लिया लंबा और एक जगह लिया उन्होंने बौना, ठीक है। क्या लिया, लंबे पौधे लिए और एक जगह बौने पौधे लिए। तो लंबे पौधे में मान लेते हैं इनको हम टी मान लेते हैं, बौनों में स्मॉल टी मान लेते हैं, ठीक। अब जब ये एक दूसरे का इन्होंने संकरण कराया तो देखा कि एक टी और एक स्मॉल टी मिला करके इनको, ठीक है, एक इसका और एक इसका मिल करके टी और टी बना देता है। इसी को हम बोलते हैं संकरण। क्या कहते हैं हम, संकरण। इसको मैंने क्या बोला, संकरण बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से समझो कि कैसे इन्होंने जीनोटाइप का पता लगाया और फिनोटाइप का पता लगाया। बहुत ही बढ़िया सी बात है। इस फिगर को अगर आप समझ गए तो जिंदगी में कभी इस फिगर को भूलेंगे नहीं। समझो इस फिगर को थोड़ा सा, मेरी कहानी को, कि कैसे मेंडल ने एक क्रॉस करके बनाया था। आज के बाद तुम कभी जिंदगी में इस फिगर को ना भूलना, ठीक है। तो देखो हमारे पास गिन्नल ने क्या लिया, एक टी यहाँ ले लो, एक टी यहाँ ले लो, एक स्मॉल टी यहाँ ले लो, एक स्मॉल टी, ये वाला काम तुमको उठा लेना है, ठीक है। एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इनका क्रॉस कराना है तुम्हें। तो टी से टी की जब गुणा कराओगे तो टी टी बनेगा यहाँ पे, फिर इस टी से इस टी की गुणा कराओगे तो टी और स्मॉल टी बनेगा, फिर इस टी और इस टी से गुणा कराओगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा, इस टी और इस टी से गुणा कराओगे तो स्मॉल टी बनेगा करके। अब देखो जब कैपिटल टी दोनों आए हैं तो मतलब लंबा है, मतलब शुद्ध लंबा होगा यहाँ पर। इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध लंबा। अब यहाँ पर लंबा तो है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, लंबा है लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना अशुद्ध लंबा। क्या लिखोगे यहाँ पर, अशुद्ध लंबा। तो ये भी अशुद्ध लंबा होगा, ये भी हमारे पास में क्या है, अशुद्ध लंबा है। और ये देखो स्मॉल टी मिला, इसको मैंने बौने की कैटेगरी में डाला था, तो ये शुद्ध बौना है हमारे पास में। क्या है, शुद्ध बौना। अब यहां से पता लगाया जीनोटाइप का और फिनोटाइप का। तो फिनोटाइप क्या होते हैं कि अगर शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली रूप से वो अगर एक जैसे दिखने में है तो उन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप अनुपात तुमसे पूछा है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा। तो पहली चीज फिनोटाइप को समझ लीजिए कि होता क्या है, अगर कोई चीज फिजिकली अगर शारीरिक रूप से अगर एक जैसी दिखने में है तो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप जिसके जीन एक जैसे होते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। ये जीनोटाइप का अनुपात तुमको बताना है हमको। अब बात करते हैं फिनोटाइप। देखो फिजिकली शारीरिक रूप से देखो एक जैसे कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो शुद्ध लंबा है, शुद्ध प्योर, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध लंबा हमारे पास में है। लेकिन लंबा भी यहाँ पर भी तो लंबा ही है, थोड़ा लंबा है तो क्या हुआ, कोई अगर हमारे पास में आ जाए हमसे थोड़ा छोटा हो, कान पर तक यहाँ तक आता हो, तो क्या आप उसे हमारी अपेक्षा उसको बौना बोल देंगे, बौना तो नहीं बोलेंगे, कहेंगे आपसे थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, तो पहली बात देखो यहाँ भी लंबा, यहाँ भी लंबा और यहाँ भी लंबा, ठीक है। 1 2 3, तो ये फिजिकली तो तुमको तीनों दिख रहे हैं, लंबे ही तो दिख रहे हैं फिजिकली शारीरिक रूप से, तो 3 रेशियो। और एक ये तुमको शुद्ध बौना मिल रहा है। तो जीनोटाइप में 3:1 का जब एक संकर क्रॉस मैंने कराया तो फिनोटाइप में मुझे 3:1 का अनुपात मिला करके। अब अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में देखो बिल्कुल मुझे शुद्ध लंबा यहाँ पर दिख रहा है, तो शुद्ध लंबा है एक, जिसके जीन एक जैसे होने चाहिए। यहाँ देखो अशुद्ध लंबा, यहाँ अशुद्ध लंबा, तो 2 लोग अशुद्ध लंबे, तो 2 लोग अशुद्ध लंबे, और एक हमारे पास में शुद्ध बौना है, तो एक हमारे पास में शुद्ध बौना है। ये होता है फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात एक क्रॉस संकर में। किस किस को ये बात समझ में आ गई, लाइक ठोक करके जाएगा, ठीक है। ये बात किस किस को समझ में आ गई, आज के बाद में तुम कभी एक संकर क्रॉस नहीं भूलोगे आकर के। अब इसमें हम आपको मैंने जीनोटाइप भी बता दिया, फिनोटाइप भी बता दिया। अगर तुमको पृथक्करण का नियम लिखना है इसमें, ठीक है, तो कैसे लिखोगे कि इस नियम के अनुसार किसी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय
एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक। और एक युग्मक में जीन युग्म का एक जीन पहुंचता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये पूरा जीव विज्ञान का आपका सेट खत्म हो जाता है। अब कल आपको इसके आगे केमिस्ट्री खंड खा वाला मैंने का करा दिया, बायो वाला करा दिया। अब बात आ जाती है आपके पास में खा वाले की बात, जो रसायन विज्ञान का होगा वो आपको कल कराया जाएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इसी प्रकार हम आपको डेली बायो की प्रैक्टिस कराएंगे और बढ़िया बढ़िया चीजें आपको सिखाएंगे आकर के। आज के बाद ना ही तुम उमंग और जायांग बोलोगे, ना ही एक संकर क्रॉस बोलोगे, ना इसके फिनोटाइप का अनुपात और ना इसके जीनोटाइप का अनुपात बोलोगे। आपको इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है, शायद ही आपको कोई बताए कि इनका अनुपात कैसे निकालते हैं। एक संकर क्रॉस जब हम कराते हैं तो क्या होती है हमारे पास में गतिविधियां, या मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या होता है हमारे पास में। ये पूरा सॉल्व हो गया तुम्हारे पास में जीव विज्ञान का। तो बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।